Hello everyone, welcome to Ansakari. Today we're discussing the newspaper of 13th September. Inflation up to 10 IIP growth rates. So CPI Consumer Price Index 3.65% on a year in August from 3.6% in July. तो जो CPI इंडेक्स में इन्फ्लेशन सेकेंड क्वार्टर इन्फ्लेशन में जो डिक्रीज देखने के लिए मिला वो देख सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा 4.4% का 14 बेस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टेड था, जो कोर इन्फ्लेशन फ्लैट किए 3.4% तक की। जब हम कोर सीपीआई की बात करते हैं तो अगस्त 2023 में जो 4.8% थी वो अगस्त 2024 में 3.4% है। वही जब सीपीआई इंडेक्स की बात करते हैं तो वो 6.5% थी, जो अगस्त 2024 में 3.65% देखने के लिए मिलती है। वही जब कोर फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो 9.94% थी, जो अगस्त 2024 में 5.66% देखने के लिए मिलती है। जब सीपीआई फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि मौसम की वजह से और काफी सारे फैक्टर्स है जो फूड इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं। उस वजह से सीपीआई फूड इन्फ्लेशन के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जब हम कोर सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर मेन 8 इंडस्ट्रीज को ऐड किया जाता है, जिसमें सीमेंट, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर इंडस्ट्रीज है उनको ऐड किया जाता है। आईआईपी ग्रोथ जो है जैन से लेकर जुलाई तक देख सकते हैं, जो जनवरी 2024 में 4.2% थी, वहीं जुलाई में 4.8% देखने के लिए मिली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का शेयर बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी वजह से बूस्ट देखने के लिए मिला है। इसके अलावा जब हम जुलाई कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो -4.4% और से लेकर -1.5% तक लो देखने के लिए मिला लास्ट 1 मंथ्स का, अगर हम कंपेयर करते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन inch up to 3.65% in August on favorable basis। तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बेसिक परफॉर्मेंस ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो देख सकते हैं जैन 24 से लेकर जुलाई 24 तक का, जहाँ पर जब हम माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं जो 6.0% था वो जुलाई में 3.7%। वहीं जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं वो 3.6% से 4.6%, और इलेक्ट्रिसिटी में 5.6% से जुलाई 2024 तक 7.9% की इंक्रीज देखने के लिए मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट की गई, इसके अलावा जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, जो अदर सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी वजह से इंक्रीज देखने के लिए मिली। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी है और जो अदर फैक्टर्स है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जब माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग के अंदर हमें 6.0% से 3.7% का डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने एस्टिमेट किया था 4.4% का, जो कि उससे बिलो 3.65% हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें काफी सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। जब हम बात करते हैं मानसून की, रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से, उसके अलावा जब खरीफ की फसलों की बात की जाती है उनकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है इसमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देती है, जो फूड प्राइसेस को स्टेबल रखती है, या फिर उनमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने के लिए हमें मिलती है। हाई शेयर फॉर स्टेबल स्टेट इन डिविजनेबल टैक्स पूल। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो कि हेल्प किया जाएगा अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा, उनके रिगार्डिंग स्टेट्स ने डिमांड किया कि किस तरह से जो डिवीजन पूल है उसको एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो शेयर है उनको प्रोवाइड किया जाए। जैसे स्टेट्स के अंदर देखा जाता है जो स्टेट बेटर परफॉर्म करती है, फिर जो स्टेट अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा परफॉर्म करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करती है, उसके अलावा जो भी अदर एम रखे गए उनको अचीव किए तो उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, और सेंटर की तरफ से उन्हें एफिशिएंस गवर्नेंस के लिए
अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, उनको ठीक किया जाना चाहिए। तेलंगाना तमिलनाडु की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, वहां पर कहा गया कोर सेक्टर है जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ रिलेटेड जो एरियाज है वो स्टेट के पास होने चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इन कोर एरियाज में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, फिर इनके ऊपर जो कैपेक्स की बात आती है उसके ऊपर सेंटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जो सेंटर है वो रिटेन करेगा कि कितना रेवेन्यू शेयर दिया जाना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे है जो अदर स्टेट्स के लिए। तो उन सभी इश्यूज के रिगार्डिंग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक जीएसटी स्पेयर देख सकते हैं कि जब जीएसटी 2017 के अंदर अ, लाया गया था, उस टाइम पर स्टेट्स को कुछ छूट दी गई थी। उनके बाद भी जब हम पंजाब की बात करते हैं जो कि स्पेसिफिकली वीट और राइस ग्रोथ स्टेट है, उनके ऊपर भी जीएसटी की वजह से काफी इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने पुराना जो रिवेन्यू था वो अचीव करने में अभी तक सक्षम नहीं हुए। तो इन सभी इश्यूज के लिए किस तरह से सोल्व किया जाए, और जो फिक्स फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कैपेक्स होना चाहिए स्टेट्स को, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इन सभी मुद्दों को फाइनेंस कमीशन के द्वारा सोल्व किया जाना चाहिए, ताकि जो एक पूल है, जो एक फिक्स टैक्स पूल है, उसको फिक्स किया जा सके। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो सस्टेनेबल गोल्स को उनको अचीव किया जा सके, और स्टेट अपने स्तर पर जो स्कीम लागू की जानी चाहिए, फिर जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड है। इसके अलावा स्टेट्स को भी ये देखने की जरूरत है कि अगर वो प्रीबीज या फिर ऐसी कोई स्कीम अलो करती है जिसकी वजह से स्टेट के ऊपर बर्डन होगा, तो उसके लिए स्टेट को ही जिम्मेवार होना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करवाना हो या फिर और कोई फ्री भी देना हो। फूड इन्फ्लेशन सेकेंड लोएस्ट सिंस जून 2023। जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फूड इन्फ्लेशन, रिटेल फूड इन्फ्लेशन जो हमें 5.66% जो अगस्त में थी, एनुअल बेसिस पॉइंट पर 5.42% देखने के लिए मिली जुलाई में। जब कोर सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन में सेकेंड टाइम लोएस्ट देखने के लिए मिला है जून 2023 से। जून 2023 में 8.5% के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली थी, जो 2024 में 5.6% के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। जब हम बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं, जैसे सीपीआई इंडेक्स के अंदर काउंट किया जाता है। जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर फूड और ऑयल को ऐड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन के अंदर फूड और ऑयल जो प्रोडक्ट्स है उनको ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि इनके अंदर वो लेट काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। जब हम फूड की बात करते हैं तो वो मानसून के ऊपर या अदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मौसम रहेगा, या फिर जो क्रॉप्स है उनकी क्वांटिटी के ऊपर, और फूड सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें जियो पोलिटिकल टेंशन जो कि वर्ल्ड ऑर्डर्स में देखने के लिए मिलते हैं, उसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, या फिर इसराइल हमास वॉर, या जब हम रेड सी की बात करते हैं तो वहां से क्रॉस रूटिंग होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स को, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हुती रेबल्स का हमले की वजह से जो कंटेनर्स के ऊपर बढ़ने वाले चार्जेस का इंक्रीज होता है ना, इन सब की वजह से फूड कोर हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। जब हम पोटैटो ओनियन की बात करते हैं तो 64% और 54% का इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज इनमें देखने के लिए मिला था। वहीं जब अरहर दाल की बात करते हैं उनमें 19.3% का इंक्रीज देखने के लिए मिला था, जो 11.86% था। जिसमें अदर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे तुर की दाल, उड़द, मसूर, इन सब की वजह से जो करंटली 12.62 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 7% की अप देखने के लिए मिला है। इसी वजह से जो फूड सिक्योरिटी की वजह से, और जो प्रोडक्ट्स या फिर जो प्रोड्यूस है उसमें इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन के अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला। भाई जब हम टमाटो की बात करते हैं, जिसमें पिछले साल की बात करते हैं, लास्ट ईयर की, तो 13
0.6% की इंक्रीज देखने के लिए मिला था, जो इस साल प्रोडक्शन की वजह से -47.9% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। तो कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन में अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिला, जिसे सीपीआई इंडेक्स के थ्रू शो किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो वो ट्रैक करेगी प्राइवेट कैपेक्स को फाइनेंशियल ईयर 25 से। जब हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो प्राइवेट कैपेक्स है उसके रिगार्डिंग कोई सर्वे या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं की जाती, वो प्राइवेट जो प्लेयर्स है, प्राइवेट पॉलिसी मेकर्स है, उनके द्वारा ही जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो प्राइवेट कैपेक्स है उसकी पिक्चर शो की जाती है। इसके लिए जब हम MOSPI की सर्वे की बात करते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उनको यूज करते हैं, फिर जो पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको किस तरह से ट्रैक कर कर उनको यूज किया जाता है, ताकि जो डाटा कैपेक्स है उसको एक पूरी तस्वीर सामने आ सके और उसके रूप में उनको प्रोवाइड कराया जा सके। जब हम CMIE की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है और जो न्यू कैपेक्स आता है उनको ट्रैक करता है, जो कि प्रोजेक्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अनाउंस की जाती है। जब CMI के डाटा की बात करते हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए गए थे पहले स्पेयर 92% ईयर, जो कि 59,900 करोड़ के अप्रोक्स थे जून क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करते हैं, जब जिसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला था। जब हम बात करते हैं अप्रैल और जुलाई की, तो ग्रोथ रेट था जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, वो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, डिक्लाइन करा है 94% और 84% रिस्पेक्टली। तो किस तरह से जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जब हम बजट की बात करते हैं तो उनके अंदर प्रमोट किया गया था किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा ताकि उन चीजों को बढ़ाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिपीटेडली कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को अपना कैपेक्स रेज करने की जरूरत है। मेकिंग द गोल, तो रिमार्केबल जर्नी फॉर बीइंग फर्स्ट PSU ऑफ इंडियन रेलवे टू नवरत्ना कंपनी राइट्स RITES के 15 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। तो किस तरह से जब हम बात करते हैं कि रेलवे एक्सपोर्ट की, मेट्रोज की, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मोबिलिटी की, हाईवेज की, ब्रिज एंड टनल्स की, या ब्रिजिंग एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे स्किल रेडी की या AI रेडीमेड की, उनके सब के अलावा जब मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं तो उनके अंदर भी महत्वपूर्ण योजना हमें देखने के लिए मिलती है। किस तरह से जब हम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, फिर ग्वालियर एयरपोर्ट, नागपुर मेट्रो फेज 1 और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, इसके अलावा कलिंग नगर के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि उड़ीसा के अंदर स्टेब्लिश होने वाला है, तमिलनाडु के अंदर सोलंगपुरा रोको में अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर भी इस तरह की डेवलपमेंट देखी जाती है, जिसकी वजह से स्किल और मल्टी सेक्टर प्रेफरेंस की जाती है ताकि ग्रीन कंसिस्टेंसी को बढ़ाया जा सके, सस्टेनेबल गोल्स को जो अचीव किया जा सके, उसके अलावा जो इथिकल वैल्यूज की बात करते हैं उनको प्रमोट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके, कोऑपरेटिव गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। जब कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बात करते हैं उसको प्रमोट किया जा सके, उसके साथ साथ इनके द्वारा 13.31 करोड़ कंट्रीब्यूट किया गया था फिस्कल ईयर 2024 में। तो इथिकल गवर्नेंस के लिए, ग्रीन मोबिलिटी यूनिट्स के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने के लिए, और किस तरह से जब हम AI के स्किल्स किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबके अंदर इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है। So RITES जो है it stands for Rail India Technical and Economic Service. So when it comes to ensuring the effective implementation of different policies,
It plays very important role in terms of providing, for example, the green consultancy services, particularly effective execution. Then apart from this, it is also competing globally. So it is having again, for example, Rights Videsh is a strategic initiative which is having a focal point for consolidating the international business revenue as well. So even when we're talking about raising the revenue as far as railways is concerned, so it plays important role. So IRCTC and Rights, these are two important players. Even in terms of expanding the railway network, or when we're talking about the increased usage or reducing the loss in terms of railway freight. So rights plays crucial role here. pragmatist and comrade to all। तो सीता राम येचुरी जो है पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर थे, जो पास अवे 72 ईयर की एज में। सीपीआई एम के जनरल सेक्रेटरी। मार्क्सिस्ट विचारधारा से जुड़ाव उनका देखा गया था, किस तरह से उनके द्वारा बिलीव किया जाता था। वह जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसके साथ साथ जब हम रेयर लिमिटेशंस की बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, जब हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की बात करते हैं, उनके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश के अंदर 1969 से मानसी आपको ऐड करना है इसमें? And we can move on to the 75% of Chinese disengagement probably sorted। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा 75% पहली बार ये क्वांटिफाइड किया गया प्रोग्रेस को। जब चाइना और इंडिया के इश्यूज के रिलेटेड बात करते हैं, तो किस तरह से सबसे बड़ा इशू है जो इंक्रीज हो रहा है, मिलिटराइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो 2020 के बाद से जो कंटिन्यूअसली मिलिटराइजेशन होता हुआ दिखता है, तो उस वो ही सबसे बड़ा इशू है, उसको किस तरह से सोल्व किया जाए। जब हम बात करते हैं 1980s के बाद से 2019 तक स्टेबल कंडीशन हमें देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद लास्ट 4 इयर्स में इसी एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर बात हो रही है कि किस तरह से जो लद्दाख या एलओसी लाइंस के अक्रॉस किस तरह से जो डिस्प्यूट्स है उनको सोल्व किया जाए। So this is one of the measures again when we're talking about India believes in dialogue and diplomacy. So it's been almost 2 years that we've been engaged in the de-escalation and the disengagement talks. So it is particularly in the Eastern Ladakh region, the confrontation which was seen again in the Depsang Plain region near the Gogra hot springs. So these are important places, and even the Pangong Tso Lake. So demilitarization is important, and again respecting the line of actual control of both the countries is important. ईस्टर्न लद्दाख रो इंडिया चाइना एग्री टू वर्क विद अर्जेंसी। So here we say the role of Ministry of External Affairs is important, then the National Security Advisor is important, and even when we are talking about the frontier villages, so that is important, and cooperation as far as of BRICS. BRICS will also is a platform where we can say that the stronger economic ties can also lead to um, prevention of such incidents in future as well. But in this respect, as we are seeing that the trade is more in favor of China, so how India can reduce that import dependency on China is the thing that we need to particularly focus upon.
So redoubling the efforts to realize complete disengagement in remaining friction points in the eastern Ladakh region. Embracing a share value concept which goes beyond the CSR is necessary. रीमॉडलिंग इंडियन कैपिटलिज्म, जब कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो रिसेंट टाइम में देखा गया है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चैलेंजेस है वो हाईलाइट हुए हैं कि जितना बेनिफिट होगा उतना ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि किस तरह से वर्ल्ड ग्लोबली जो वैल्यूज है उनको चेंज किया जाए और जो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन है उसको चेंज कर कर इस तरह से यूज किया जाए ताकि एनवायरनमेंट के लिए भी इतना ज्यादा हार्मफुल ना हो। जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देता है कि किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट किया जा सके और जो लोग वर्क कर रहे हैं उन्हीं को पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जो लोग वर्क नहीं कर रहे उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। जैसे जब हम यूनिवर्सल इनकम स्कीम की बात करते हैं तो उन के रिगार्डिंग भी यहाँ कंडीशन देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जब हम सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं तो उसको प्रमोट किया जाए ताकि रिसोर्स का एक डिजाइन रूप में यूज किया जा सके, अत्यधिक यूज ना किया जा सके। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, रीयूज, रिसाइकल को अपनाया जाए ताकि जो लीनियर इकोनॉमी या फिर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी की जो अप्रोच थी उसको फिर से यूज किया जा सके और जो सर्कुलर इकोनॉमी के एम्स है उनको पूरा किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और एनवायरमेंट लिमिटेशन होनी चाहिए कैपिटलिज्म के ऊपर ताकि एनवायरमेंट को जो क्लाइमेट चेंज की रेयर कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है वो ना हो। इसके अलावा शेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज किया जाना चाहिए ताकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंटली promise for India by integrating social need in the core of business strategies, ताकि जो कंपनीज है उनकी कोर वैल्यूज की बात जो करते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो ताकि कॉम्पिटिशननेस जो है उसको बढ़ाया जा सके और जो सोसाइटी की डिमांड है और जो सोसाइटी की कोर वैल्यूज है उनको उनके अंदर इनकलकेट किया जा सके। इसके लिए फोकस किया जा सकता है कि किस तरह से सिर्फ CSR के ऊपर डिपेंडेंट ना रहा जाए ताकि काफी बार देखने के लिए मिलता है जो CSR है वो भी स्पेसिफिक NGO को प्रोवाइड किया जाता है, जो पेमेंट प्रोवाइड की गई है वो वापस उन्हीं कंपनीज के पास पॉकेट में चली जाती है। तो किस तरह से CSR को एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया जाए ना कि जबरदस्ती कंपनीज के ऊपर लागू किया जाए ताकि उनके लिए वो इस तरह के अलग रास्ते निकाले। तो इसके लिए जरूरी है कि किस तरह से जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसके लिए जो सोसाइटी की नीड है उसको एड्रेस किया जाए और न्यू इकोसिस्टम जो है उसको डेवलप किया जाए ताकि जो सोशल इशू है उनको भी इसके साथ साथ सोल्व किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा जो जब चैन की बात करते हैं कि किस तरह से जो वैल्यू चेन सिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाया जाए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि जो रिसोर्स का यूज है उसको रिड्यूस किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके लेबर कंडीशंस को और एनहेंस किया जा सके प्रोडक्टिविटी क्वालिटीज को, रिडिजाइन किया जा सके इकोसिस्टम को ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर को भी उसके अंदर ऐड किया जा सके ताकि जो मिनिमम लिविंग कंडीशंस है वो प्रोवाइड की जा सके। और एक इसके लिए क्लासिकल एग्जांपल देख सकते हैं हम जो अमूल का बात करते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर है उनको भी रिकंडीशन कंसीडर करना चाहिए कि किस तरह से ग्रोथ के रिगार्डिंग जब हम इंडिया में करंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो वो प्रमिस करते हैं कि अचीव किया जा सके 5 ट्रिलियन मार्केट्स को 2027 तक। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं जिसके लिए कोई डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है तो किस तरह से उनको साथ जोड़ा जा सके, जब हम पॉवर्टी को कम किया जा सके। जब ग्रोथ की बात करते हैं कि बिना इम्प्रूवमेंट के ग्रोथ देखने के लिए मिलते हैं तो उन कंडीशंस को किस तरह से रोका जा सके और एक वैल्यू चेन बढ़ाया जा सके ताकि जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो अचीव की जा सके। So here the challenges are also mentioned very clearly. For example,
The first one is like there is widening gap between rich and poor because of the, again, it is talking about the challenges or in terms of what values are we focusing upon. Or like recently we've also talked about the strike by the workers in the Samsung plant as well. So this is on the challenge, and here we have the data by World Inequality Report, which says top 1% of India's population holds over 40% of the total wealth. Then we are seeing that in pursuit of profit, or the keyword is that growth at all cost mentality, it is deeply rooted in the capitalism. So here we see that growth at at all cost in terms of at the expense or at the cost of environment is costing us. And the data it says that 22 of the world's 30 most polluted cities are in India. So because of over exploitation of natural resources, so here we can say that role of environment impact assessment, social impact assessment is important as a part of solution, and community participation is important. Then deforestation. So in this case, we've been talking about the green credit, issuing of the green credit. So we're talking about the carbon markets, and then renewable purchase obligations, and then the challenge of poor waste management. So these are the consequences. And the third challenge is the rising unemployment. So we have been seeing that in India, it is averaging around 7 to 8% in the past few years. And youth unemployment is reaching at high of 23%. So low paying or informal sector, as we say that in India, 90% of the workforce is it is informal in nature. So low paying jobs, or even in terms of gender disparity, in this case of, like we say equal pay, but there is unequal pay in gender disparity sense. And apart from this, we have seen of late few corporate scandals also emerging, for example, which are politically driven or connected. For example, from Lalit Modi to Nirav Modi, and then we've seen that recent fall of Byju's, and then certain even we are seeing then concerns related to the functioning of NSC or even the SEBI. So these are certain examples of how corporates have agreed and the lack of regulatory oversight. So one term that we can use is crony capitalism also. So apart from this, we also see that there is underinvestment in innovation sector from employee welfare. So here also, from perspective of employee welfare, we are talking about implementation of the four labor code, specifically in the informal sector, which will be helping in properly organizing it and delivering the benefits to the workers. Then we talk about the safety of migrant workers. We have recently issued the One Nation, One Ration card. So that is helping in terms of food security also. Then we are recently talking about shifting from minimum wage to living wage concept. So that again, we are focusing more upon the decent standard of living of the workers. And then environment, social, and the governance norms. So we can say that even in terms of the digitization or making things more paperless and digital, which has increased the accountability, or which is even increasing, which is reducing the compliance burden as well, increasing the ease of doing business. So these are certain, we can say, these solutions or the positive things that we are moving towards. And overall, in terms of structure, we are focusing how we can again resolve this issue of disguised unemployment, particularly in the agriculture sector. So in India, when we're talking about capitalism, so role of MSME sector is very, very crucial in terms of, again, although we see in terms of numbers, only 1% of the MSMEs are participating in the exports. So you can imagine the scope of growth which exists in India in terms of, particularly if you're talking about boosting our exports. So export-led growth is one area. And even in terms of relating particularly capitalism and then manufacturing sector. So there also we have like PLI and DLI scheme to boost the production, and even we are seeing how we are trying to increase more of FDI also, specialized, particularly of late we have seen we are promoting joint ventures for the creation of the semiconductor manufacturing facility, semiconductor chips, whether it is OSAT or whether it is related to designing. Like we have seen that one is Keynes Technology, they have invested in Gujarat in Sanand. So that is one of the OSAT facilities. Then Tata Micron, we have been talking about establishing their plant in Assam.
So this is there. And when we're talking about green energy transition, so that is also one of the major areas that we can now say that India is one of the countries globally when we're talking about being on track, being on path to timely achieve a Panchamrit targets, also specifically in that achieving 500 gigawatts of um, capacity, installed capacity, as far as renewable energy generation is concerned. So for that also we are talking about, if we want to achieve this target by 2030, then we need to generate at least, or we need to add up annually approximately 50 gigawatts of power capacity annually. So we are on track as far as this is concerned. Then role of International Labour Organization is important. So it says that 25 million people globally, they are trapped in forced labor. So here we have like different articles as far as fundamental rights is concerned, or when we're talking about, as you just mentioned, about shift to the living wage, for labor codes, or even DPSP, they states about the welfare and the rights of the labor specifically. And again, how we can stop child labor also. Bridging gender gap in labor force. Labor force participation rate, a key indicator of the participation of individual in workforce through employment and active job seeking. Periodic labor force survey conducted by the Ministry of Statistics and Programming Implementation, जो शो करता है LFPR को, रूरल वुमेन्स की बात करते हैं जिनकी एज 15 या फिर उससे अबव है, तो वो रेज हुआ रैपिडली 24.6% 2017-18 में था, सिर्फ 41.5% 2022 से 23%। जब हम अर्बन वुमेन की बात करते हैं तो 25.4% है 2022-23 में, जिसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है 20.4%, अगर हम कंपेयर करते हैं 2017 से 18 के बीच में। तो रूरल एंड अर्बन मैन की बात करते हैं तो रूरल जो है 80.2%, वहीं अर्बन मैन की बात करते हैं तो 4.5% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरह से रूरल एरिया में जो वुमेन है वो एंगेज है एग्रीकल्चर या फिर अलाइन सेक्टर में। उसके अलावा जब हम ट्रेड की या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो वो वहां पर हमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। वही जो अर्बन वुमेन की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में देखने के लिए मिलता है 12.6%। अदर जो होम हाउस होल्ड या फिर जो डोमेस्टिक वर्क प्लेस है या फिर रिटेल ट्रेडर एग्रीकल्चर अलाइनमेंट में हमें कम जो एनरोलमेंट देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से लास्ट 6 to 7 ईयर में जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंक्रीज देखने के लिए मिला, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है उनके द्वारा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा मुद्रा स्कीम की बात करते हैं, ड्रोन दीदी की बात करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है उनके द्वारा। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम चलाई जाती है जिसमें उन्हें ट्रेन किया जाता है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है एग्रीकल्चर और उससे अलाइंड सेक्टर में। इसके अलावा जो सस्टेनेबल फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर जब डिजिटल कॉमर्स की बात करते हैं तो किस तरह से उनके अंदर मैनेजमेंट, क्वालिटी चेकिंग, पैकेजिंग या फिर इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयमेंट को, किस तरह से रूरल इकोनॉमी के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, अगर हम लास्ट 5 से 7 ईयर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बजट 2024-5 में अनाउंस किया गया था कि स्कीम्स जो है वो अपग्रेड की जाएंगी, 1000 इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रेन करेगी इंस्टीट्यूशन को हब एंड स्पोक मॉडल पे, ताकि प्रोवाइड की जा सके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यूथ को, जिसमें 500 कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि वुमेन को किन किन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है तो उसमें है कि किस तरह से वुमेन के ऊपर हाउस होल्ड के साथ साथ चाइल्ड रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो वर्क प्लेस पर क्रैश फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है और और ज्यादा एनरोलमेंट वुमेन का देखा जा सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि एवरेज वुमेन जो है स्पेंड करती है 5 आवर पर डे, जब हम मेन की बात करते हैं तो वो 1.5 आवर डे
अनपेड डोमेस्टिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। किस तरह से इस कंट्रीब्यूशन को कम किया जा सके और जो वुमेन का एनरोलमेंट है उनको बढ़ाया जा सके, उसके लिए जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर रूरल इकोनॉमी में वुमेन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ की कंडीशंस के ऊपर, जैसे डीपीएसपी